दहशत में कट रहे हैं दिन। अपनों की वापसी का इंतजार। 39 भारतीय आतंकियों के कब्जे में, किससे लगाएं गुहार। इराक में जिन लोगों की जिंदगी आतंकियों के कब्जे में है, उनके परिवार के लोग दहशत में हैं। एक तरफ उम्मीद है अपनों के वापस आने की, तो दूसरी ओर अनहोनी का डर भी कम नहीं है। किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी का पिता दहशत की उस दुनिया में बंद है। और परिवार के लोगों के हाथ दुआओं में उठ रहे हैं कि कोई उनके अपनों को लौटा दे। स्वागत है आप सभी का दी वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। इराक में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अस्तित्व पर तो खतरा है ही, लेकिन इस गृहयुद्ध की आंच भारत तक भी पहुंच गई है, क्योंकि जिन परिवारों के लोगों का अपहरण हुआ है उनके मन में शंकाओं के बादल घुमट रहे हैं और आखिरी आस केंद्र सरकार से ही है। अपने घरों को सहारा देने के मकसद से न जाने कितने भारतीय रोजी रोटी की तलाश में परदेश का रुख करते हैं, लेकिन इराक में ऐसे ही कुछ भारतीयों को शिकार होना पड़ा ISIL के हमलों का। दहशत के पर्याय के तौर पर उभरा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट इराक को किसी तिनके के घर की तरह उजाड़ रहा है और वहां रोजी के लिए संघर्ष कर रहे ऐसे ही 40 भारतीयों को भी उसने किडनैप कर लिया है। और जब ये खबर भारत पहुंची तो उनके परिवारों का क्या हाल हुआ वो इन लोगों को देखकर जाना जा सकता है, जिनकी आस अब सिर्फ भारत सरकार से है। कहना चाहूँगा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा सही सलामत वापस लौटना चाहिए, क्योंकि वो मेरा अकेला बेटा है। बच्चा जरा सही सलामत अपने घर आ जाए। वहीं अमरजीत कौर के पिता इराक में फंसे हैं, जबकि उनकी सांसें यहाँ अटकी हुई हैं। 11 महीने हो गए तो पहला तो रोज फोन आंदा सी। उनको गए हुए 11 महीने बीत गए। पहले वो हर दिन फोन किया करते थे, लेकिन 15 जून के बाद से उनसे कोई बात नहीं हुई है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, जबकि वो मोसुल गए थे। मुझे लग रहा है वो खतरे में है, जैसा कि खबरें आ रही हैं, और उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। ये पंजाब के उन परिवारों का दर्द है जो उन्हें पिछले कई दिनों से सता रहा है। आंखों में उम्मीद की जगह डर ने ले ली है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही अल-कायदा ने एक वीडियो जारी करके साफ कहा था कि वो भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की तैयारी में है। और इसी बीच अल-कायदा समर्थित संगठन की तरफ से 40 भारतीयों को अगवा कर लेना संदेह को और बढ़ाने वाला है। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई भी मांग नहीं आई है, लेकिन हमारे नागरिकों की भी खोज खबर नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक में हो रहे कत्लेआम में फंसे भारत के जो मुस्लिम परिवार इराक से बचकर आए, उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वहां किस तरह जिंदा वापस अपने वतन लौट पाए हैं। जो भारतीय वहां फंसे हैं उन्हें उम्मीद नहीं कि जिंदगी की नई सुबह उन्हें नसीब होगी भी नहीं। इलाहाबाद से भी 70 लोग जियारत के लिए इराक गए थे, उसमें से एक परिवार वापस अपने देश आया है। इराक में छिड़े गृहयुद्ध के बीच जिनके परिवार फंसे हैं, उनके लिए इंतजार का हर पल भारी हो रहा है, और जो लौट आए हैं उनके लिए ये सदमा भुलाना बेहद मुश्किल है। इराक में बिताया समय याद करके अपने घर इलाहाबाद वापस आए असदुल्ला हुसैन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। बगदाद से जब हम लोग सामारा गए तो हम लोगों ने ये देखा कि एक हुजूम करीब करीब 5-6 हजार आदमी के एक लश्कर में असलहे के टैंक, रॉकेट लॉन्चर सब लेके हम लोग के इबादत गाहों पे हमले करने के लिए आया। करीब करीब 50-60 आदमियों को उन्होंने अटेंड मार दिया। तो हम लोग बहरहाल वहां से निकल भागे, वहां से बस से अपना फौरन वहां से हट लिए। तो बड़ी दहशत थी, यही दहशत थी कि हम लोग किसी सूरत से अपने वतन वापस जाएं। इलाहाबाद के असदुल्ला हुसैन बीती 5 जून को अपने पीर और फकीरों की दरगाह में इजारत के लिए 35 साथियों के साथ इलाहाबाद से इराक गए थे। इराक में बगदाद से वो अपने जत्थे के साथ समारा जा रहे थे, तभी उनकी बस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। असदुल्ला हुसैन ने वो मंजर हमें बताया, आतंकियों की बर्बरता बयां की। दहशत उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है।
असदुल्ला हुसैन किसी तरह बचते बचते अपने वतन सही सलामत आ गए, लेकिन उनके साथ इराक गए दूसरे लोग अब भी लापता हैं। इलाहाबाद के करेली इलाके में रहने वाले शौकत भारती की बीवी और उनकी बेटी भी इस जत्थे के साथ इराक गई थी, लेकिन ये लोग लापता हैं। चाहे वो जायरीन हो, चाहे वहाँ फंसी हुई नर्सेस हो, चाहे वो पंजाब के लोग हों, हमारी दुआ है कि वो सब के सब अपने अपने घर आए, क्योंकि जिस तरीके से वो हम परेशान हैं वैसे वो लोग भी परेशान हैं। हमें इंसानियत को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको सुकून से रहने देना चाहिए। इलाहाबाद के शौकत भारती की तरह ही इलाहाबाद की सफदरी बेगम का परिवार भी इसी चिंता में डूबा है कि उनके अपने जाने कब इराक के दंगल से निकलकर घर आएंगे। हमारी बहन है जिनका नाम फरहत बानो है, मेरे बहनोई हैं जिनका नाम कमर अब्बास है, मेरा भांजा है जिसका नाम जहीर अब्बास है। तीनों वहाँ फंसे हैं और हम लोग उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। 15 जायरीनों को साथ लेकर इमामिया अनावारुल उलूम मदरसे के वाइस प्रिंसिपल जिया हैदर रिजवी भी निकले थे, लेकिन वो भी अब तक वहाँ से वापस नहीं लौटे। हम लोग जो है काफी उनके सिलसिले में परेशान हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल भी हैं, उस्ताद भी हैं और गोया वालिद की तरह भी हैं। हम लोग की देखभाल भी करते हैं और उसके अलावा जो है बहुत सारी बातें हैं उनसे मुतालिक। लिहाजा यहाँ पे हर लड़का उनके लिए भी दुआ कर रहा है, बिलखुसूस इराक में सारे मोमिनीन के लिए दुआ कर रहा है कि वहाँ जल्दी से जल्दी अमन शांति हो जाए। इलाहाबाद के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपनों के लौटने के इंतजार में तड़प रहे हैं और ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि इराक में हालात ठीक हो जाएं। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। इराक में आईएसआईएस द्वारा आतंक फैलाने और सामूहिक नरसंहार की घटना के बाद जहां पूरे विश्व की सरकारें मंथन की मुद्रा में है, वहीं अब इराक में फंसे हिंदुस्तानियों को सकुशल अपने देश वापस लौटाने के लिए भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इराक में फंसे हुए भारतीयों की वापसी को लेकर पूरा देश संवेदना से भर चुका है। उनकी सकुशल वापसी को लेकर कानपुर के नागरिकों ने पैदल मार्च निकाला। मकसद था सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। प्रदर्शनकारियों ने डीएम से इराक में फंसे हिंदुस्तानियों की सकुशल वतन वापसी की गुजारिश की। इराक में लगातार हो रही हिंसात्मक घटनाओं में हजारों बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। वहां आईएसआईएस के आतंकी लगातार हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अब वही आक्रोश अब हिंदुस्तान की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। आज कानपुर में हजारों लोगों ने उतर करके जो है एक साइलेंस, एक प्रोटेस्ट किया, जो है मूक होकर के पूरा प्रोटेस्ट किया और वो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसमें इस्लाम के नाम पर जो भी घटनाएं हो रही वो इस्लाम से संबंधित हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम का और आतंकवाद का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। कानपुर के फूलबाग मैदान में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इनका कहना था कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है और सरकार जैसे भी हो भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाए। टेररिज्म से यानी आतंकवाद से परेशान है और उसकी मिसाल आज आप देख रहे हैं इराक के अंदर। उसमें बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग ये बताना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि जिस तरह से एक वर्ड जोड़ दिया गया है इस्लामी आतंकवाद, जैसे कोई इस्लामी शराब खाना नहीं होता ऐसे कोई इस्लामी आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं। आतंकवाद अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है। पूरे देश में लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इराक में फंसे लोगों को वापस लाया जाए और ईश्वर से इराक में फंसे लोगों की वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है। मोहाली में अम्ब साहिब गुरुद्वारे में अरदास की गई। न सिर्फ मोहाली में बल्कि शिरोमणि अकाली दल की अपील पर पूरे पंजाब में भारतीयों की रिहाई के लिए गुरुद्वारों में अरदास की जा रही है, दुआ मांगी जा रही है ताकि परदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो सके। मोहाली से अजय महाजन और कानपुर से ब्रिजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात इराक को लेकर पूरी दुनिया में चल रहे प्रयासों की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक हर कोई इराक के हालात को लेकर परेशान है। भारत के कुछ नागरिक वहां फंसे हुए हैं तो अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है। इराक में चल रहे हालात को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में लोग परेशान हैं। भारतीय सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
जहां से इराक में फंसे लोगों की पल पल की खबर उनके परिवार तक पहुंचाई जा सके। विदेश मंत्रालय के बनाए गए इस कंट्रोल रूम से जानकारी पाने के लिए कुछ फोन नंबर भी मुहैया कराए गए हैं, जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। इराक के अंदर जो स्थानीय लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इराकी शहर खनाना किन में लगभग 1000 परिवारों को शरणार्थी शिविरों में पहुंचाया गया है। जो लोग शरणार्थी शिविरों में लाए गए हैं उनमें ज्यादातर बाक काउबा के लोग हैं। अमेरिका में बसे हुए इराकियों ने व्हाइट हाउस के सामने एकत्र होकर अमेरिका से हालात में हस्तक्षेप करने की अपील की। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इराक की इन परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए, ये क्योंकि देश बुरे लोगों के हाथों में जा रहा है। हालांकि ओबामा ने इराक की परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए 300 स्पेशल फोर्सेज को इराक भेजने की बात कही है, लेकिन ISIL के बढ़ते कदमों को देखते हुए अब इराक के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक में तनाव की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे ISIL के विद्रोही इराक के शहरों पर कब्जा करते हुए अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इराक के रक्षा मंत्रालय ने बेजी तेल रिफाइनरी का एरियल वीडियो जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक बेजी शहर रणभूमि में तब्दील हो गया है। विद्रोहियों और मिलिट्री के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 70 से ज्यादा विद्रोहियों की मौत हो गई, साथ ही 15 से ज्यादा वाहन नष्ट भी हुए। ऐसे बीच इराक संकट पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रेट मैकगर्ग ने बगदाद में इराक के कार्यकारी रक्षा मंत्री सदाउन अल दुलाइमी से मुलाकात भी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी समर्थक चरमपंथियों के साथ एक हफ्ते के लिए एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा का समर्थन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन द्वारा पेश की गई शांति योजना का समर्थन करते हैं, लेकिन ये समर्थन तब तक है जब तक बातचीत शुरू करने के लिए इसमें व्यवहारिक कार्रवाई भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको की तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा को अल्टीमेटम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कथित धोखाधड़ी के मामले पर आवाम ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। काबुल की सड़कों पर लोगों ने चुनाव प्रणाली का विरोध करते हुए जुलूस निकाला। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने जुलूस के रास्ते पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए थे, क्योंकि इस रास्ते पर कई विदेशी वाणिज्य दूतावास और संगठनों के दफ्तर भी स्थित हैं। जुलूस के साथ पुलिस बल भी साथ में चल रहा था। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अल्मोड़ा जागेश्वर सड़क मार्ग पर शहर के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर प्राकृतिक काल के साक्ष्य के रूप में मौजूद है लखो उडियार। लखो का मतलब लाख होता है, वही उडियार का अर्थ होता है गुफा। यहाँ लाखों की संख्या में छोटी बड़ी गुफाएं मौजूद हैं। माना जाता है कि 5-6 हजार साल पहले ये गुफाएं मानव जाति के लिए घर हुआ करती थीं। इतिहासकार इन गुफाओं को इस इलाके की प्राचीनतम गुफा मानते हैं। गुफा की छत वाली चट्टान आगे की ओर निकली हुई है। ऐसा लगता है कि फर्श का कुछ हिस्सा कालांतर में टूट गया है। गुफा की भीतरी दीवारों पर कई तरह के चित्र मौजूद हैं। ज्यादातर चित्र गहरे गेरुवे रंग में हैं। वही काले और सफेद रंग से बनाए गए चित्र भी यहाँ देखे जा सकते हैं। ज्यादातर चित्र एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लोगों के हैं। इसके अलावा तरंगों की तस्वीरें भी यहाँ बनाई गई हैं। चित्रों में कहीं कहीं पक्षियों और पेड़ भी नजर आते हैं। इन चित्रों के आधार पर इतिहासकार उस काल में मानव जाति की गतिविधियों और मानसिकता के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। 80 के दशक में ये गुफाएं पुरातत्व विभाग की नजर में आई थीं। हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ लोग इन गुफाओं का इस्तेमाल सामान रखने के लिए करने लगे थे।
जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को काफी नुकसान भी पहुंचा। ये गुफाएं मानव इतिहास का आईना है। इन गुफाओं में मौजूद शिलालेख और चित्रों को इतिहासकार अभी भी समझने में लगे हुए हैं। संकरी गलियां, उल्टे सीधे घुमावदार रास्ते और गलियों में मंडराते नंदी महाराज। जरा सी सावधानी हटी तो आशीर्वाद मिलना तय है। टेढ़े मेढ़े चलते हुए गलियों में चले जाइए। हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर ठेठ बनारसीपन की झलक मिलेगी। फिर चाहे पान की पीक गुड़गुड़ाते निठल्ले हो या फिर कारोबारी गुंजाइश तलाश रहे लोग, इन सब के बीच महाजनों की गद्दियां भी सजी हैं और मोल भाव के साथ गलियों का अर्थशास्त्र लिखा जा रहा है। बनारस की ये गलियां बदलते वक्त के साथ सेंसेक्स और सूचकांक से तालमेल बिठा चुकी हैं। बावजूद इसके संस्कृति की छौंक अभी भी बाकी है। यहाँ वायदा कारोबार का भी चलन है, लेकिन परंपरागत गिन्नियों के सहारे। कंप्यूटर के जमाने में आज भी बही खाते सहेज कर रखे जाते हैं। ये सब कुछ एक साथ एक जगह देखना अद्भुत है। गलियों का यूं घुमावदार होना और इतना तंग होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता ऐतिहासिक दलीलें हैं, जिनमें अतीत के कुछ उजले और कुछ स्याहे उन कहानियों की तस्वीर है जिसके सहारे ये शहर अपनी मौजूदा पहचान के चरम तक पहुंचा है। बनारस की गलियों की एक और खास बात है, वो ये कि यहाँ गलियों की संस्कृति में हजारों सालों के बदलाव ने भी कोई बड़ा असर नहीं डाला। जो जैसा था लगभग वैसा ही है। वक्त बदलने के साथ बदला है तो सिर्फ रहन सहन का तरीका, बाकी बनारस वही है जो पहले था। दुनिया के जाने माने इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड 2014 का ऐलान हो गया है। दुनिया के कई मशहूर हस्तियों के साथ असल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भी इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को टेलीविजन न्यूज में बड़े और बेहतर बदलाव के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड आज लंदन में दिए जाएंगे। एसल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को टेलीविजन न्यूज के स्तर को बढ़ाने में अहम रोल अदा करने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ राइटर्स के मुताबिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खबरों में बदलाव के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने खबरों को इकट्ठा करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए नए और अनूठे तरीके अपनाए। इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड की फहरिस्त में हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका J.K. रॉलिंग जैसी मशहूर हस्ती का नाम भी शामिल है। रॉलिंग को बच्चों के साहित्य में फिक्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एडिटर इन चीफ M.K. राजदान को भी इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड दिया जा रहा है। उन्हें घटनाओं की सटीक रिपोर्टिंग के जरिए लोकतंत्र में योगदान के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। 23 जून को लंदन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट और राइटर्स में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को यह अवार्ड दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब नजर हॉलीवुड की उन हैपनिंग्स पर जो इन दिनों चर्चा में है, तो आइए देखते हैं स्टार सिटी में क्या चल रहा है खास द टॉक ऑफ हॉलीवुड में। 12 years a slave filmed एक्ट्रेस लुपिटा न्यांगो अब वोग मैगजीन के कवर पर दिखाई देने वाली हैं। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लुपिटा न्यांगो दूसरी अफ्रीकन महिला हैं जो वोग के यूएस एडिशन पर जगह पा चुकी हैं। लुपिटा वोग के जुलाई इशू के कवर पर दिखाई देने वाली हैं। कई अवार्ड फंक्शंस पे अपने अटायर से लोगों का ध्यान खींच चुकी लुपिटा को फैशन की हिट गर्ल मान लिया गया है। एक्टर हैरिसन फोर्ड के पैर की सर्जरी हो गई है। दरअसल वो स्टार वॉर्स एपिसोड 7 के सेट पर जख्मी हो गए थे और उनका एक पैर टूट गया था। 71 साल के हैरिसन फोर्ड डिज्नी के स्टूडियो में स्टार वॉर्स की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और यहीं उन्हें इस हादसे का सामना करना पड़ा। एक्ट्रेस सांड्रा बुलक के घर में सेंध मारने वाले शख्स पर हथियार रखने का भी आरोप लगाया गया है। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस बात की तस्दीक की है।
पुलिस को उसके पास से कुछ मशीन गन्स मिली हैं। 8 जून को ये शख्स 39 साल की ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस के घर में सेल लगाते हुए पकड़ा गया था। माइकल बे की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन का प्रीमियर हांगकांग में किया गया। बे के साथ उनकी स्टारकास्ट भी मौजूद रही। इवेंट में मार्क वालबर्ग भी दिखाई दिए। फिल्म जून के अंत में थिएटर्स तक पहुंच जाएगी। द टॉक ऑफ हॉलीवुड में फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। द वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।